हम जानते हैं आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आए हैं, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल भी हिंदी बिहार में। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की शानदार क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कई अंधिमान वक्रों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंडिफरेंस बंडल, ऑप्शन नंबर बी इंडिफरेंस मैप, ऑप्शन नंबर सी इंडिफरेंस ग्राफ, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इंडिफरेंस मैप। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जब एक ग्राफ पर उपभोक्ता की उपयोगिता स्तरों को दर्शाने वाले इंडिफरेंस कर्व का समूह बनाया जाता है तो उसे अंधिमान मानचित्र यानी इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। एनसीईआरटी की पॉइंट क्या कहता है, ऊंचा अंधिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को ग्राफीय निरूपण जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन नंबर बी इक्वलिटी यूटिलिटी कर्व, ऑप्शन नंबर सी बजट लाइन, ऑप्शन नंबर डी ए और दो। कौन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंडिफरेंस कर्व भी होगा और दूसरा इसका इक्वल यूटिलिटी कर्व होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है। इंडिफरेंस कर्व को समान यानी इक्वल यूटिलिटी कर्व या तटस्थ वक्र कहा जाता है। ठीक है, इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है। बिहार बोर्ड अक्सर सिनोनिम्स देकर छात्रों को उलझाता है। कंसेप्ट क्या है ये देखिए, कंसेप्ट क्या है। तटस्थता इक्वल टू होता है उदासीनता इक्वल टू समान उपयोगिता, नो डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। अनधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापना दर सामान्यतः होती है, क्या होती है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डिमिनिशिंग हुआ। डिमिनिशिंग कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए उपभोक्ता जैसे जैसे किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करता है वह दूसरी वस्तु की कम इकाइयों को त्याग करने को तैयार होता है। इसे हासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर नियम कहा जाता है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस कहते हैं। इसी कारण आईसी वक्र मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स होता है। ठीक है, एमआरएस इसका ये फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा। ये शेप रूल क्या होता है, डिमिनिशिंग या एमआरएस इक्वल टू कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अंधिमान वक्र को क्या करती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी सी डी, कौन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्पर्श करती है, टेंजेंशियल बोलते हैं इसको। आइए क्या है ये ज़्यादातर ये आपको ग्राफ का क्वेश्चन है, समझना ही पड़ेगा आपको या याद करना पड़ेगा। उपभोक्ता के संतुलन या इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा समान और अनधिमान वक्र एक दूसरे को स्पर्श करती है, यानी टेंजेंट करते हुए दोनों ढाल बराबर होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। एग्जाम बोर्ड क्या कहता है, यह स्थिति अधिकतम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए शर्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड कर्व की समानता कैसी होती है, स्लोप कैसी होती है पूछ रहा है। तो आप ज़्यादातर जानते हैं कि इसका हमेशा निगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है, निगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। मांग के नियमानुसार वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा के बीच इन्वर्स संबंध होता है, यानी जब भी डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई हमेशा कम होगी। डिमांड एंड सप्लाई, तो वही कह रहे हैं इन्वर्स संबंध होता है। अतः मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग गिरता है, जिसे ऋणात्मक ढाल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर सामान्य वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है। आप 5 नंबर पहले क्वेश्चन देखिए एक बार ढंग से, क्या हुआ इसमें, कुछ गलती हुआ है नहीं ठीक है।
ये देखिए, समान वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव धनात्मक होता है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर बढ़ने पर सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ा दिया जाता है। ये इन्फीरियर गुड की बात करता है, ठीक है। आय बढ़ने की मांग घट जाती है, ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है? आय बढ़ने पर ब्रांडेड कपड़ों या पौष्टिक दूध की मांग, ये प्रैक्टिकल होता है। आय बढ़ता है तो ये सब चीज़ें हम अफोर्ड करने लगते हैं, नॉर्मल गुड्स अफोर्ड करने लगते हैं। वही क्वेश्चन कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे चाय और कॉफ़ी का मांग वक्र कैसा होता है, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है ये अपवार्ड स्लोपिंग होता है, यानी धनात्मक और ये होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए कि होता क्या है ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो लोग चाय की मांग बढ़ा देंगे, अतः इसका क्रॉस मांग अपवार्ड होता है, यानी धनात्मक होता है। कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? चाय, चीनी या कार पेट्रोल की तिरछी मांग ऋणात्मक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब प्रीवियस में ऑलरेडी पहले मिल चुका है 2025 और 26 के प्रीवियस में। फिर से हम देखते हैं। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है, ये पूछ रहा है। इलास्टिसिटी मांग कैसी होती है गिफिन वस्तु? तो हमेशा आपको पता होगा कि गिफिन गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी जब भी पूछता है तो इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। आइए कैसे पॉजिटिव होगा देखते हैं इसका। गिफिन वस्तुएं अति निकृष्ट यानी एक्सट्रीमली इन्फेरियर वस्तुएं होती है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इनकी कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है तथा कीमत घटने पर मांग घटती है, ठीक है। अतः मांग की कीमत धनात्मक हमेशा होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है देखिए, सर रॉबर्ट गिफिन ने 19वीं सदी में आयरलैंड के ब्रेड और आलू संकट में इस विरोधाभास की खोज की थी। गिफिन रूल, गिफिन गुड्स इक्वल टू क्या होता है? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, पॉजिटिव स्लोप होता है हमेशा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी पहले मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ये पूछ रहा है, क्या होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो आपको पता है कि अल्टरनेटिव फॉरगेन होता है, यानी अगले श्रेष्ठ वैकल्पिक प्रो का त्याग करना होता है। चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन होता क्या है ये देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। साधनों के सीमित होने के कारण किसी साधन को एक काम में लगाने पर दूसरे सर्वोत्तम विकल्प यानी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव वंचित होना पड़ता है। इसे त्यागे गए विकल्प के मूल्य को अवसर लागत या ट्रांसफर अर्निंग्स कहते हैं। देखिए इसे आर्थिक लागत भी कहा जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया? यदि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया, यदि कोई किसान खेत में गेहूं उगाने के बदले चावल उगाता है तो त्यागे गए गेहूं का मूल्य ही चावल उगाने की अवसर लागत है। समझ गए ना? इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार सामान्यतः कैसा होता है? उत्पादन का पूछ रहा है, यानी यह कह रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कनकेव होता है, हमेशा मूल बिंदु की नतोदर होता है। ये होता क्या है नतोदर? आइए देखें नतोदर क्या कर रहा है। शेप ये होगा कनकेव टू ओरिजिन। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कनकेव होता है। जैसे जैसे हम एक वस्तु का अधिक उत्पादन करते हैं उसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ती है, ठीक है। इसका स्लोप ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। स्लोप ऑफ पीपीसी वर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये $MRT इक्वल टू फ्रैक्शन डेल्टा बाई, ये फार्मूला दिया गया है। इसको आप देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये पूछ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एक तो आपको बताया था माइक्रो, एक बताया था माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा हो गया, ठीक है। माइक्रो मतलब बहुत बड़ा हो गया। तो ये पूछ रहा है माइक्रो, क्या पूछ रहा है? माइक्रो। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? इनमें से सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंडिविजुअल हाउस होल्ड होगा, व्यक्तिगत फॉर्म होगा, इंडिविजुअल इंडस्ट्री होगा, यानी ऑल ऑफ दीज होगा। क्यों होगा आइए देखते हैं माइक्रो है क्या कर रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक
शब्द यानी माइक्रोस से आया है, ठीक है, माइक्रोस से बना है, माइक्रो ग्रीक वर्ड है, क्या बोलेंगे, ग्रीक वर्ड है ये। इसके तहत अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत विशिष्ट इकाइयों, जैसे जैसे एक उपभोक्ता, एक फॉर्म, एक उद्योग तथा कीमत निर्धारण किया जाता है, यानी इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फ्राई थ्योरी क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। माइक्रो वर्सेस माइक्रो बता रहा है, माइक्रो मतलब सिंगल यूनिट, ठीक है, अब माइक्रो मतलब होल इकोनॉमी, यानी एक की बात करता है माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत बड़ा, यानी पूरा इकोनॉमिक्स की बात करता है, यूँ ही बोल रहा है ये। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है। तो कौन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, पिछला बार मैंने बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, जेएम किन्स है। क्यों है, आइए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों है। 1936 ये है ना, 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसने दिया था, तो ये आपको पता है कौन दिया था, जेम किन्स ने ये दिया था, ठीक है। माध्यम से जॉन मेनार्ड किन्स ने आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र शाखा में स्थापित किया। फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, यानी इकोनॉमिक्स के पिता किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को, यही बोल रहा है। इनका बुक क्या था, बुक वेल्थ ऑफ नेशन 1976 में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये VBI है, ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, और ये बुक भी याद कर लीजिएगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, इनका बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। और फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक किसका है, जेएम किन्स का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। देखिए इसमें एक तो होता है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, दूसरा इनकम मेथड, ये नेशनल इनकम में भी आएगा, और तीसरा होगा एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों आएगा, यानी ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, आइए देखते हैं क्या है ये। आय की चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये बोलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के सिद्धांत के अनुसार कुल लागत बराबर कुल आय बराबर कुल व्यय होता है। अतः राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियाँ हैं, कौन कौन, ट्रिपल आइडेंटिटी, टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल इनकम इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कुल कितना उत्पादन हुआ, कुल कितना इनकम हुआ, और कुल कितना व्यय हुआ, हमने कितना खर्च कर दिया, ये बोल रहा है, ठीक है। ये देखिए NSSO या CSO, यानी नेशनल सर्वे बोलते हैं इसको सेंट्रल सर्वे ऑफिस बोलते हैं, कुछ करके बोला जाता है। राष्ट्रीय आय अनुमान, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं, इसकी गणना करता है किसका, राष्ट्रीय आय का, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर किसके बराबर होता है, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि हमेशा डेप्रिसिएशन की बात करता है ये, हमेशा डेप्रिसिएशन की बात करता है। GDP और NDP के बीच के जब भी अंतर निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन निकलता कैसे है, आइए देखते हैं। NDP बराबर नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू होता है GDP माइनस डेप्रिसिएशन, यानी वियर एंड टीयर, मशीनों का घिसाव उसाव घटाएंगे तो इसका नेट हमारा निकलेगा, और ग्रॉस निकालेंगे ना तो नेट कुल कितना, और डिप्रिसिएशन मशीनों का वियर एंड टीयर कितना हुआ, ऐसे निकालेंगे। सकल घरेलू और शुद्ध के बीच मुख्य कड़ी डिप्रिसिएशन है, जब ग्रॉस मूल्य में डिप्रिसिएशन घटा दिया जाता है तो नेट मूल्य प्राप्त होता है, वही बात ये कह रहा है। गोल्डन रूल, ग्रॉस राइट एरो, नेट जाने के लिए हमेशा डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है। 15 में क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, आपको पता है केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, तो स्टेट बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, ये है हमारा केंद्रीय बैंक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या है केंद्रीय बैंक। भारत का सर्वोच्च केंद्रीय बैंक RBI है। देश की मौद्रिक प्रणाली, कागजी मुद्रा के निर्गमन, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करता है, ठीक है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। RBI अधिनियम पूछेगा तो 1934 पूछिएगा, मतलब बनाइएगा, ठीक है। और पूछेगा कि स्थापना कब हुआ
तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ। अगर पूछेगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में, 1969 में हुआ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। हेड क्वार्टर पूछेगा तो आप बताइएगा मुंबई है इसका। पहले कोलकाता था, 1937 में मुंबई आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता है मनी का ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम भी होता है, मेजर ऑफ वैल्यू भी होता है, मूल्य का मापक भी होता है, और स्टोर वैल्यू होता है। यानी तीनों, यानी ए और बी, इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कुछ गड़बड़ किया है, ऑप्शन नंबर डी में ए और बी लेकर छोड़ दिया है। तो कितना होता है कि ऑप्शन नंबर डी में हमेशा देता है ऑल ऑफ दीज, लेकिन इसमें नहीं दिया, ए और बी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कर रहा है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य जो वे हैं जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में अनिवार्य रूप से निष्पादित किए जाते हैं। विनिमय का माध्यम वस्तुओं के क्रय विक्रय को सरल बनाता है। मूल्य का मापक सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? मूल्य का संचयन, भावी भुगतान का मांग होता है। मनी इज मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड और स्टोर। 4 चीज़ें होती है पॉपुलर कॉपलेट में। देश में साख नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा होता है? पूछ रहा है साख नियंत्रण, तो आपको पता है आरबीआई करता है, ठीक है। क्यों करता है? आइए कैसे, आइए देखते हैं इसका आंसर। देश में इन्फ्लेमेशन तथा मंदी, इन्फ्लेमेशन डिफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल की नीति संचालन करता है। इसके 2 मुख्य साधन है, कौन कौन? एक तो क्वांटिटिव करता है और दूसरा क्वालिटिव करता है। क्वांटिटिव में क्या? बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट इकोनॉमी, ये करता है। और क्वालिटेटिव में क्या करता है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट करता है, नैतिक दबाव, मोरल शोषण करता है, ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कमर्शियल बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? कमर्शियल बैंक आपको पता है होता क्या है, तो देख लेते हैं। जनता से जमा स्वीकार करता है कमर्शियल बैंक, ठीक है। जनता को ऋण प्रदान करता है, और तीसरा क्रेडिट क्रिएशन करता है, साख सृजन कर। इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। आइए ये देखिए विस्तृत व्याख्या देखिए। मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला, व्यापारिक बैंकों वे वित्तीय संस्थान है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। ये प्राथमिक जमा स्वीकार करते हैं, अग्रिम ऋण देते हैं और द्वितीयक जमाओं के माध्यम से साख सृजन करते हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड फैक्ट क्या कहते हैं? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी व्यावसायिक बैंक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? डेफिसिट के यानी बजट घाटे में के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? सरकारी बजट के घाटे के प्रकारों में से कौन शामिल है? तो सरकारी बजट आपको पता है इसका, एक तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा, ठीक है। दूसरा राजकोषीय घाटा होगा, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट होगा, प्राथमिक घाटा होगा, और चौथा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चौथा में क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विस्तृत व्याख्या क्या कह रहा है? बजट घाटे के मुख्य 3 रूप होते हैं जो सरकार की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। कौन? राजस्व घाटा हम जानते हैं, कुल राजस्व व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियाँ, यह है, इसको बोलते हैं राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व घाटा। और राजकोषीय घाटा किसको बोलते हैं? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ माइनस उधार, ठीक है। प्राथमिक घाटा किसे बोलते हैं? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, बोरोइंग, टोटल बोरोइंग। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है, ये बोलो, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन रोक के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? ये भी तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आता है? डायरेक्ट टैक्स में देखिए इम्पैक्ट इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, जैसे आयकर हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, कॉरपोरेट बोलते हैं इसको, एसेट टैक्स बोलते हैं। नॉन शिफ्टेबल टैक्स क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बराबर भार किसी और पर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और प्रोग्रेसिव टैक्स आय बढ़ने के साथ साथ प्रत्यक्ष दर की दरें बढ़ती है। इनडायरेक्ट टैक्स का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपको कौन सा है? इसका जीएसटी हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स का,
ठीक है। ये हम लोगों को इनडायरेक्ट वसूला जाता है, डायरेक्ट नहीं हम लोग दे पाते। जैसे चिप्स का पैकेट या कोई वस्तु बाज़ार से खरीदते हैं, उस पर लिखा रहता है 0.5% GST, या एजुकेशन पर देते हैं, चाहे जो भी हो, ये बोल रहा है 21 नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है देखिए। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा बिक्री पर लगाया जाता है, इसका वास्तविक फाइनल कंज्यूमर पर पड़ता है। 1 जुलाई 2017 से GST आया, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला है। GST 1 जुलाई 2017 101वां संविधान से आया, ये भी इम्पोर्टेंट है। नारा एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, यानी 1 नेशन 1 टैक्स की बात करता है। GST की डिस्टिंक्शन क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू शिफ्टेबल, कर का भार दूसरों पर डाला जा सकता है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स में आपने पिछला बार पढ़ा था कि नॉन शिफ्टेबल है, यानी कर का भार दूसरों पर नहीं डाला जा सकता है, वही बात कर रहे हैं। चलिए 22 नंबर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत किन मदों का हिसाब किताब रखा जाता है, बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा विजिबल होगा, या इनविजिबल होगा, या कैपिटल होगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सब हो जाएगा। क्या कर रहा है? भुगतान संतुलन एक देश के निवासी और विशेष विश्व के बीच एक निश्चित वर्ष में हुए आर्थिक लेन देन क्रमबद्ध विक्रम, इसके दो प्रमुख होते हैं। एक में करेंट अकाउंट, वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, एक पक्षीय अंतरण, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? विदेशी निवेश यानी FDI, फॉरेन डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, FFI होता है, ठीक है। और दूसरा उधारी, बैंकिंग पूंजी, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट में होता है। आइए नेक्स्ट देखिए। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पूछ रहा है, कौन है किसके? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन होता है? इसका हो जाएगा विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा। क्या है देखिए, मुक्त बाजार व्यवस्था में लोचदार विनिमय दर, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का निर्धारण विदेशी डिमांड ऑफ फॉरेक्स तथा सप्लाई ऑफ फॉरेक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पर स्वतः होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? डिमांड माइनस फॉरेक्स बराबर सप्लाई माइनस फॉरेक्स होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसे सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा आधिकारिक रूप से तय किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आया ना क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अभी पिछला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, किसने दिया था ये? तो आपको पता है ये कौन दिया था? ये जेम्किंस ने दिया था, बुक का नाम है इनका। आइए 1929 का महान मंदी हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ठीक है, कि समाधान हेतु ब्रिटिश अर्थशास्त्री कौन थे? जेम्किंस। 1936 में रोजगार, आय और प्रभावी मांग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। से लॉ ऑफ रिजेक्टेड, जेम्किंस ने जेबिक से के नियम पूर्ति मांग स्वयं सृजित करती है का खंडन किया। की कंसेप्ट क्या होता है? इलेक्टिव डिमांड इक्वल टू AD बराबर AS, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, MPC का सूत्र पूछ रहा है। ये भी मैं शायद पढ़ा चुका हूँ पहले। तो इसका आपको पता है डेल्टा C डिवाइड डेल्टा Y होता है। आइए, MPC हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? MPC तथा MPS का योग किसके बराबर होता है? अभी बताया ना कि 1 इकाई के बराबर होता है, ठीक है। क्या हो गया? चलिए ये फॉर्मूला है MPC प्लस MPS बराबर 1, MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC, APC प्लस APC बराबर 1 होता है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मान निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप ये सारे के सारे D ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। देख लीजिएगा फॉर्मूला, अपने से याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर D होगा। K इक्वल टू फ्रैक्शन डेल्टा Y बट्टा डेल्टा I होता है, मूल परिभाषा है इसका। K बराबर फ्रैक्शन 1 माइनस MPC, MPC दोनों में होगा।
के बराबर फ्रैक्शन एमपीएस डॉलर एमपीएस के पदों में होगा। यानी देखो डायरेक्ट रिलेशन देखो, एमपीएस जितना अधिक होगा निवेश गुणक का मान उतना ही अधिक होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में अति मांग को नियंत्रित करने का मौद्रिक उपाय कौन सा है? तो सबसे पहले इंक्रीज बैंक रेट करेंगे, दूसरा सीआरआर बढ़ाएंगे, तीसरा सेल सिक्योरिटीज को बहुत ज़्यादा बेचेंगे, इसको बेचेंगे बहुत ज़्यादा, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। ठीक है, अतिरिक्त यानी अति मांग अस्फीतिक अंतराल की स्थिति में अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक साख प्रभावित होती है। इसे नियंत्रित हेतु आरबीआई सख्त संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाता है। दरों में वृद्धि कौन करता है? बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर बढ़ाने से बैंकों के ऋण देने की क्षमता घट जाती है। ओमो एक्शन क्या होता है? प्रतिभूति बिजनेस से बाजार से अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास आती है। सिक्योरिटी जब भी बेचता है ना गवर्नमेंट, तो उससे क्या आता है? आरबीआई के पास कैश आता है। ठीक है, वही कह रहा है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? डेफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप की स्थिति में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्पादन तथा आय रोजगार में गिरावट होगी इसके प्रभाव के कारण, कीमतों में अनैच्छिक मंदी होगी, दूसरा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, दूसरा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखिए क्या। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर सामूहिक पूर्ति से कम रह जाए तो उसे न्यून मांग कहते हैं। इसके कारण माल बिना बिका रह जाता है, उत्पादन घटता है और मंदी आ जाती है ना। अस्फीतिक अंतराल क्या है? पूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु से सामूहिक मांग में आई कमी का माप है। रेमेडी इसे ठीक किया जा सकता है कैसे? करों में कटौती तथा सरकारी व्यय में वृद्धि करके इसको किया जाता है सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? ये पूछ रहा है कि बजट घाटा किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा। तो आपको मैं बताया था राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है प्राथमिक घाटा। ठीक है, आइए 30 का एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक घाटा वर्तमान वर्ष के सरकारी व्यय तथा प्राप्तियों के अंतर को दर्शाता है, जिसे पिछले ऋणों पर किए जाने वाले ब्याज भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीनिंग, यदि प्राथमिक घाटा शून्य हो तो इसका अर्थ है कि सरकार केवल पुराना ब्याज चुकाने के लिए ही उधार ले रही है इसका। आइए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी माइनस फैक्टर कॉस्ट को वास्तविक रूप में क्या कहा जाता है? तो इसका होता है नेशनल इनकम कहा जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कर रहा है। अर्थशास्त्र की मानक शब्दावली में साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस फैक्टर कॉस्ट को ही देश की वास्तविक नेशनल इनकम कहा जाता है। कन्वर्जन फार्मूला ये होता है एनएनपी माइनस फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनडीपी माइनस फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसको बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम हमेशा निकाला जाता है एनडीपी माइनस फैक्टर कॉस्ट को शुद्ध घरेलू आय डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। ठीक है, आइए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉलो वेरिएबल का उदाहरण है? फॉलो वेरिएबल उदाहरण पूछता है इनकम क्यों है? देखिए फॉलो वेरिएबल वह चर जिसे एक निश्चित समय अवधि जैसे प्रति माह प्रति वर्ष में मापा जाता है, जैसे आय व्यय उत्पादन निवेश, इसका उदाहरण है। इसको बोलते हैं वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? जिसे समय के साथ एक विशिष्ट बिंदु पर मापा जाता है। उदाहरण धन पूंजी संपत्ति। एनालॉग टंकी में जमा पानी बराबर स्टॉक हो गया, नल से बहता पानी क्या हो गया? फ्लो हो गया। इसी को बोलते हैं स्टॉक एंड फ्लो। आइए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉक वेरिएबल का उदाहरण है? 33 नंबर भी पूछ रहा है स्टॉक वेरिएबल, तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा मनी सप्लाई। देश में कुल मुद्रा की पूर्ति बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। आइए एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कर रहा है। किसी निश्चित तिथि समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध कुल वैध मुद्रा को मनी सप्लाई कहा जाता है। चूंकि इसी देश
इसे समय के एक बिंदु पर मापा जाता है, अतः एक स्टॉक चर है ये। मनी सप्लाई मेजर आरबीआई द्वारा M1, M2, M3, M4 के रूप में मापा जाता है, यानी M1 इक्वल टू सबसे तरल रूप होता है। रूल क्या होता है, रूल चेक कीजिए। पर मंथ या ईयर न हो तो उसे स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। आइए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की केंद्रीय समस्या कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो इसका कौन ऑप्शन होगा, इसका सबसे पहले ऑप्शन है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। क्यों होगा देखते हैं। विस्तृत व्याख्या इसका क्या कह रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, अतः इसका मुख्य देश में राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार के स्तर का निर्धारण करना है, इसलिए इसे आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। माइक्रो थ्योरी क्या कहता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या साधनों का आवंटन एवं कीमत निर्धारण, ठीक है। अल्टरनेटिव नेम्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्वल टू थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बोलता है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से कौन सी है। सेंट्रल प्रॉब्लम पूछ रहा है अर्थव्यवस्था की। तो क्या होता है हमेशा, देखिए, एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये सारे के सारे होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। साधनों की सीमित स्कार्सिटी तथा उसके वैकल्पिक अल्टरनेटिव यूजेज के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को 3 मूलभूत केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन, क्या उत्पादन करें, वस्तुओं सेवाओं का चयन तथा मात्रा, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। रूट कॉज क्या होता है, स्कार्सिटी ही सभी आर्थिक समस्याओं की जननी है, यानी दुर्लभता, स्कार्सिटी यानी कमी, वही कह रहा है ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू।